हेलो बच्चों, मैं अर्पण कुमार गुप्ता एक बार फिर पहला चैप्टर क्लास 11 का समुच्चय को लेकर के आया। जो आज के क्लास में हम लोग आगे की बातें करें। एक बार पिछली क्लास को रिकॉल कर लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय का निरूपण। हम समुच्चय को कितने प्रकार से दिखला सकते हैं, तो हम लोग को पता चला था कि समुच्चय को हम लोग को दो प्रकार से दिखला सकते हैं। एक था रोस्टर फॉर्म और एक था सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म यानी कि रोस्टर रूप, और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब समुच्चय निर्माण। ये दो रूप हम लोग देखे थे और इस दोनों रूप के बारे में समझे थे। क्या क्या समझे थे, फिर से सुनो। हम लोग रोस्टर रूप में समझे थे कि समुच्चय के अंदर जितना भी अवयव रहेगा उन सारे अवयवों को कोमा के द्वारा अलग करेंगे। इसके द्वारा कोमा के द्वारा अलग करेंगे, जिसे हम बोल सकते हैं सूचीबद्ध करेंगे। ठीक। और दूसरा रूप पढ़े थे हम लोग समुच्चय निर्माण रूप, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि समुच्चय के अंदर जितना भी अवयव उपस्थित रहेंगे सारे अवयवों का उभयनिष्ठ गुण को लिखेंगे। इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ गुण को। ठीक है, कॉमन गुण, जो एक समान गुण पाया जाता है। ठीक। और यहाँ पे जब हम उभयनिष्ठ गुण का बात किए थे तो उभयनिष्ठ गुण में हमें एक चीज और पता चला था कि हम सारे अवयवों का एक एक करके उभयनिष्ठ गुण को नहीं लिख सकते। सारे अवयवों का एक एक करके उभयनिष्ठ गुण को लिख पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग वहां पर समुच्चय के अंदर उपस्थित सभी अवयवों को किस रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय के अंदर उपस्थित सभी अवयवों को x मान लेते और जो भी कहना था हम x को कह देते। और इससे क्या होता था, समुच्चय के अंदर जितना भी अवयव है सारा अवयव का उभयनिष्ठ गुण यानी कॉमन प्रॉपर्टीज एक साथ बदला देते। यही हम लोग सीखे। फिर से रोस्टर रूप में समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों को कोमा के द्वारा अलग करके लिखते थे और समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों के उभयनिष्ठ गुण को लिखते थे। ठीक। जिसमें समुच्चय के अंदर उपस्थित सभी अवयवों को x के द्वारा सूचित किया जाता है। इसके द्वारा, x के द्वारा। तो यही चीज को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है क्या, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों को कोमा के द्वारा अलग किया जाता है। जो हम लोग पढ़े थे उसी को लिखना है। ठीक है, जो हम लोग समझ पाते हैं उसी को लिखना है, उसके अलावा किसी और को नहीं लिखना है। और समुच्चय निर्माण रूप में हम लोगों ने क्या पढ़ा, समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय के अंदर उपस्थित सभी अवयवों के उभयनिष्ठ गुण यानी कॉमन प्रॉपर्टीज को लिखा जाता है। क्या यही हमने पढ़ा था कि नहीं? समुच्चय के अंदर जो भी अवयव उपस्थित रहेंगे सभी के उभयनिष्ठ गुण यानी कॉमन प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। और समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय के अंदर उपस्थित सभी अवयवों को x के द्वारा सूचित किया जाता है। इसके द्वारा, x के द्वारा। तो ये हम लोग दोनों रूप पढ़े थे। अगर आप चाहें लिखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिखें। ठीक है, चलिए आज हम लोगों के क्लास में इस दोनों से रिलेटेड, इस दोनों कौन कौन सा, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आएंगे आरडी शर्मा में, उन प्रॉब्लमों को हम लोग सॉल्व करेंगे, उन समस्याओं को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक। अगर समझ में आ जाए तो भी कमेंट करके बताइएगा, ना समझ में आए तो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ठीक है, एक बार फिर से सिर्फ याद रखना है, रोस्टर रूप में अवयवों को कोमा के द्वारा अलग करके लिखना है और समुच्चय निर्माण रूप में अवयवों के उभयनिष्ठ गुण को लिखना है। और एक एक अवयव का उभयनिष्ठ गुण को लिख पाना
पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग सारे अवयवों को एक्स मान लेंगे और जो भी कहना हो वो एक्स के बारे में। ठीक है, यानी सिंपल सा बात है कि सारे अवयवों को एक्स मान लेंगे और जो भी कहना है वो एक्स के बारे में कह देंगे। यानी एक ही बार में हम लोग चांद के पार ले जाएगा तो बिल्कुल हम लोग चांद के पार चले जाएंगे। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप में वही गाना शूट करता है, एक ही रात में चांद के पार ले जाएगा था, तो वही गाना करना हम लोग को, एक ही बार में चांद के पार ले जाना। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, जरा सा समझिए और आराम से बनाना है, प्रेशर फील नहीं करना है, हल्का सा। क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप या सारणीबद्ध, यानी रोस्टर रूप को ही सारणीबद्ध रूप भी कहा जाता है, जिसमें अवयवों को कोमा के द्वारा अलग करके लिखे। क्या करेंगे, अवयवों को कोमा के द्वारा अलग करके लिखेंगे। कौन से रूप में, रोस्टर रूप बोला जाए या सारणीबद्ध रूप बोला जाए, दोनों हमारा क्या है, सेम है। दोनों हमारा क्या है, सेम है। कौन सा रूप, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। हम लोग जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वह प्रॉब्लम आर.टी. शर्मा बुक के होंगे, और वो हम लोग आर.टी. शर्मा चूंकि इंग्लिश मीडियम में होता है, हम उसे कन्वर्ट करके हिंदी माध्यम में आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो बोला गया है क्या, हमारे पास ये शब्द है, इस शब्द में सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है, लेकिन कौन से रूप में, तो रोस्टर रूप में। कौन से रूप में, रोस्टर रूप में। क्या करना है, फिर से हम एक बात को समझाते हैं। ये हमें शब्द दिया गया है, इसके अक्षरों को रोस्टर रूप में लिखना। तो एक बार फिर से, रोस्टर रूप में अवयवों को कोमा के द्वारा अलग करके लिखा जाता है। तो क्या क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। एम ए टी एच, देखिए एम ए टी एच, फिर ई। एम को अब नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने समुच्चय के परिभाषा में पढ़ा था कि समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों को केवल एक बार लिखा और एक बार पढ़ा जाता है। यानी कि कोई भी अगर अवयव रिपीट कर रहा है तो उसे एक बार ही लिखना है और एक बार ही पढ़ना है। अर्थात एम हमारा पहले से लिखा जा चुका है, तो हम एम को फिर से नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया, समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों को केवल एक बार लिखा और एक बार पढ़ा जाता है। समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों को केवल एक बार लिखा और एक बार पढ़ा जाता है। अर्थात समुच्चय के अंदर जिस अवयव को हमने एक बार लिख चुका है उसे दोबारा नहीं लिखना है। समुच्चय के अंदर जिस अवयव को हमने एक बार पढ़ लिया है उसे दोबारा नहीं पढ़ना है। अर्थात हमने एम को लिख चुका है तो फिर से ई के बाद एम आता है, एम को नहीं लिखे। समझ में आ गया। सिमिलर ए भी हमारा एक बार आ चुका है, हम ए को भी दोबारा नहीं लिखे। सिमिलर टी भी हमारा एक बार आ चुका है तो टी को भी हम लोग दोबारा नहीं लिखे। आई के बारे में जब आता है तो आई को हमने नहीं लिखा है तो इस बार हम लोग आई को लिखेंगे। सी का बात जब आता है तो सी हमारा नहीं लिखा गया है तो सी को लिखेंगे। एस का बात आता है तो एस हमारा नहीं लिखा गया है तो हम एस को लिखेंगे। ये हमारा कौन सा रूप कहलाएगा, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों को कोमा के द्वारा अलग किया जाता है। इसके द्वारा, कोमा के द्वारा अलग किया जाता है। और याद रखना है, समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों को केवल एक बार लिखना और एक बार पढ़ना है। इसीलिए कोई भी अवयव को अगर आप एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने का प्रयास नहीं। ठीक है, यही रोस्टर रूप है। चलिए फिर से लिखा हुआ अलजेब्रा शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो क्या क्या बनेगा देखिए। सबसे पहले अवयवों को कोमा के द्वारा अलग करना है तो बनेगा ए, ठीक, फिर एल, फिर जी, फिर ई। नोटिस करते जाइएगा, कोई अवयव को तो नहीं लिखा है हमने। फिर बोलो बी, नहीं लिखा। उसके बाद आर,
उसके बाद ए को हमने लिख चुका है। समुच्चय निर्माण सब रोस्टर रूप में सभी अवयवों को हमने कोमा के द्वारा अलग कर दिया और हमने उन अवयवों को बार बार नहीं लिखा है जो बार बार आ रहा है। क्यों? क्योंकि फिर से समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों को केवल एक बार लिखा और एक बार पढ़ा जाता है। क्लियर? समझ में आ गया? फिर से हमारा इक्वेशन शब्द दिया है तो उसके किसका देखिए यहाँ पे स्वरों, स्वर मतलब वॉवेल का समुच्चय रेडी करना। याद रखिएगा क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हम जिस तरह से यहाँ पर लिखे सारे को लिख दें। यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे मेंशन कीजिए क्वेश्चन को। क्या बोला गया? किसका? स्वर का। स्वर मतलब वॉवेल का। हमें वॉवेल का ही हमें यहाँ पे सेट बनाना है। तो क्या क्या बनेगा जरा ध्यान से देखिए। इक्वेशन शब्द में हमारा क्या क्या आएगा जरा ध्यान से देखिएगा। कौन कौन सा स्वर वन होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। तो चेक कीजिए। ए मिला, मिल गया। ई मिला, मिल गया। आई मिला, मिल गया। ओ मिला, मिल गया। यू मिला, मिल गया। तो बताइए इक्वेशन शब्द में हमारा पांचों वावेल उपस्थित है कि नहीं है? कौन कौन सा? ए भी है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है और यू भी है। और हमें किसका समुच्चय रेडी करना है? सिर्फ स्वर वर्ग का, यानी किसका? वॉवेल का। तो वॉवेल का क्या क्या? ये पांचों है। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है? आप बोलिएगा सर पहले ई है तो ई को क्यों नहीं लिखे, फिर यू है तो यू को क्यों नहीं लिखे? तो बाबू हमने बताया था कि समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयव क्रम पे निर्भर नहीं करते हैं। आप ई को पहले लिख दीजिए, आई को पहले लिख दीजिए, ओ को पहले लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रूप में दिखने के लिए हमने ये लिख दिया। नहीं तो आप चाहें तो ई को पहले लिख दीजिए, फिर यू को पहले लिख दीजिए, फिर ए को पहले लिखिए, फिर आई को लिखिए, फिर ओ को लिखिए। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या फिर हम पहले ए, ई, आई, ओ, यू को लिख दिए तो इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रीजन क्या है? कि समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयव क्रम पे निर्भर नहीं करते। क्या समझ में आ गया? तो सर आप क्यू नहीं लिखे, टी नहीं लिखे, एन नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि बाबू हमें रोस्टर रूप में ये लिखने के लिए कहा गया है। ये बात सही है, लेकिन आप यहाँ पर फोकस कीजिए इसके शब्द पे। क्या बोला है? स्वरों का समुच्चय। इक्वेशन शब्द के सभी स्वरों का समुच्चय, यानी कि इक्वेशन वर्ड जो हमें दिया गया है उससे हमें केवल वॉवेल का ही सेट रेडी करना है, वो भी रोस्टर रूप। इसीलिए हमने केवल वॉवेल को, स्वर वर्णों को लिखा है। डन है? समझ में आ गया? हमने क्यों नहीं लिखा क्यू को, क्यों नहीं लिखा टी को, क्यों नहीं लिखा एन को? क्योंकि ये वॉवेल नहीं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर एकदम बारीकी से समझिए, हर एक चीजों को समझिए बहुत अच्छी तरह से। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया? 7 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 7 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। थोड़ा सा देखिए, यहाँ प्राकृतिक लिखा गया है। हम लोग इसे क्या बोलते हैं? प्राकृत बोलते हैं। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय इससे 7 से कम। लेकिन 7 से कम प्राकृत संख्या को लिखेंगे, ये बात तो ठीक है, लेकिन पहले हमें प्राकृत संख्या तो मालूम होनी चाहिए। पहले हमें क्या मालूम होनी चाहिए? प्राकृत संख्या ही मालूम होना चाहिए। अगर प्राकृत संख्या ही मालूम नहीं है तो कैसे लिखेंगे? 7 से है या नहीं है? तो चलिए हम सबसे पहले प्राकृत संख्या के बारे में समझते हैं। तो कहता है क्या? प्राकृत संख्या जो होते हैं इसे सूचित किया जाता है कैपिटल एन से। इसे सूचित किया जाता है कैपिटल एन से। और प्राकृत संख्या को एक और नाम से जाना जाता है गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो गिनती की संख्या स्टार्ट कहां से होती है? तो 1 से। तो हम लोग कहां लिखेंगे? 1।
और 1 के बाद सीधा 2। 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या पाया नहीं जाता है। ठीक है, 1 के बाद सीधा 2, 2 के बाद सीधा 3, फिर 2 और 3 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं पाया जाता, फिर 3 के बाद सीधा 4। तो सर 3 और 4 के बीच में तो बिल्कुल भी प्राकृत संख्या में सिर्फ गिनती की संख्या पाई जाती है, अदरवाइज बीच की संख्या नहीं पाई जाती है। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से करके आप लिखते जाइए। क्या बोलिएगा, 11 12 13 14 15 16, ये सारी संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या समझ में आ गया होगा। क्या बोला गया है, प्राकृत संख्या को गिनती की संख्या भी कहा जाता है, और यह संख्या 1 से स्टार्ट होता है। 1 के बाद सीधा 2, 2 के बाद सीधा 3, 3 के बाद सीधा 4, 4 के बाद सीधा 5, इस तरह से होता है। 1 और 2 के बीच में 1.5, 1.4, 1.3, 1.7 भी पाया जाता है, लेकिन क्या ये प्राकृत संख्या है सर? तो मेरा जवाब आएगा नहीं। प्राकृत संख्या में 1 के बाद सीधा 2 को बोलना है, 2 के बाद सीधा 3 को बोलना है, 3 के बाद सीधा 4 को बोलना है, 4 के बाद सीधा 5 को बोलना है, इसी तरह बोलते जाना। ठीक, तो प्राकृत संख्या समझ में आ गया होगा। तो जैसे प्राकृत संख्या समझ में आ गया, तो क्या बोला गया है, 7 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समूह। तो आइए 7 से कम जब हम लिखेंगे बाबू, तो 7 से कम तो सबसे कम कहाँ होता है, 1। सबसे कम प्राकृत संख्या क्या होता है, 1, और 7 से कम लिखना है, क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। हमें 7 से कम बोला गया है, तो क्या होगा, कहां तक होगा, 1 से लेकर के 6 तक। कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 6 तक जो संख्याएं होंगी वो प्राकृत संख्या से, देखिए आप प्राकृत संख्या में 7 से कम ये हमारा आ गया समझ में। चलिए, बोला गया है क्या, पूर्णांक के वर्गों का समूह। किसका समूह, पूर्णांक के वर्गों का समूह। तो अब बात आता है सर, पूर्णांक के वर्गों का समूह, यानी पूर्णांक लेना है और उसका वर्ग निकालना है, जो जो आएगा उसका हमें समझ लेना। डन। लेकिन सर हमें पहले पूर्णांक तो मालूम होना चाहिए। अगर हमें पूर्णांक ही नहीं मालूम है तो हम पूर्णांक के वर्गों का समूह कहां से लिखेंगे? अगर हमें पूर्णांक ही नहीं मालूम है तो पूर्णांक के वर्गों का समूह हम कैसे तैयार करें? तो चलिए भाई साहब, हम आपको सबसे पहले पूर्णांक संख्या को समझाते हैं, और पूर्णांक संख्या को समझाने के बाद फिर उसके वर्गों का समूह लिखें। तो कहता क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पूर्णांक संख्या का मतलब देखिए, नाम से ही है मेरा यहाँ पे क्लियर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को जो सूचित किया जाता है वह जेड से सूचित किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। अब पूर्णांक शब्द में ही सारा चीज क्लियर है। पूर्णांक यानी पूरा पूरी अंक, यानी क्या, पूरा पूरी अंक। जैसे पूरा पूरी अंक -3, ये पूरा पूरी अंक है, तो 3 भी पूरा पूरी अंक है। -2 पूरा पूरी अंक है, तो 2 भी पूरा पूरी अंक है। -1 पूरा पूरी अंक है, तो 1 भी पूरा पूरी अंक है। 0 भी पूरा पूरी अंक है। अब -0 नहीं बोल दीजिएगा, 0 को उदासीन संख्या, न्यूट्रल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो पूरा पूरी अंक का मतलब 3.5 नहीं हुआ। पूरा पूरी अंक का मतलब 1.2 नहीं हुआ। पूरा पूरी अंक का मतलब -4.5, 4.3, 4.2 नहीं हुआ। तब पूरा पूरी अंक का मतलब -4 हुआ। पूरा पूरी अंक का मतलब -100 हुआ। ये सारा पूरा पूरी अंक है, लेकिन जब आप दशमलव में लिखते हैं तो वो पूरा पूरी अंक नहीं होगा। ठीक है,
तो पूरा पूरी अंक समझ में आ गया। तो पूर्णांक संख्या का मतलब वह सभी अंक जो पूरा पूरी हो। जैसे अगर हम लिखना चाहेंगे तो देखिए पूरा पूरी अंक में माइनस इन्फिनिटी से आता रहेगा। जैसे क्या क्या होगा, -7, -7 से पहले भी है, -8, -9, -10, -11, -12, ये सारा है, इसलिए डॉट डॉट लिखे। -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरह से चलता जाएगा। तो देखिए कहीं भी हमने डेसिमल नंबर, दशमलव का अंक नहीं लिखा है। जो भी लिखा है पूरा पूरी नंबर लिखा है, कंप्लीट नंबर लिखा है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या, मतलब पूरा पूरी संख्या। क्लियर है। जो भी क्या क्या आएगा इसके अंदर बाबू साहब, जो संख्या धनात्मक में है वो संख्या ऋणात्मक में भी होगा। देखिए 1 है तो -1 है, 2 है तो -2 है, 3 है तो -3 है, 4 है तो -4 है, सिमिलर आगे 5 है तो -5 है। यानी क्या कि धनात्मक और ऋणात्मक का सारा पूरा पूरी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। सारा पूरा पूरी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। हमें उम्मीद है कि ये समझ चुके होंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक मतलब पूरा पूरी अंक, चाहे वो ऋणात्मक में हो चाहे वो धनात्मक में। पूर्णांक मतलब पूरा पूरी अंक, चाहे वो ऋणात्मक में हो चाहे वो धनात्मक में हो और साथ में हो 0। ठीक, तो पूर्णांक संख्या समझ गया। अब इस पूर्णांक संख्या को किसका समुच्च बोला गया है, वर्गों का। यहां पढ़िए, किसका बोला गया है, वर्गों का। वर्गों का मतलब स्क्वायर का। हमें स्क्वायर का समुच्च रेडी करना है। किसका समुच्च रेडी करना है, स्क्वायर। तो कैसे रेडी करेंगे स्क्वायर, तो आइए समझते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें स्क्वायर करना है। भाई साहब थोड़ा समझिएगा, हाँ आराम से। अगर सोचिए हम -3 का हम वर्ग करते हैं, मतलब स्क्वायर करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, 9 मिलेगा। इसी तरह से अगर हम 3 का भी स्क्वायर करते हैं तो बताइए हमें 9 मिलेगा। सही है गलत। उसी तरह से अगर हम -7 का स्क्वायर करते हैं तो बताइए हमें 49 मिलेगा। और 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी हमें 49 मिलेगा। चलिए बताइए, -6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 36 मिलेगा। 6 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 36 मिलेगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। और 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हमें 4 मिलेगा। सर अब बतलाना क्या चाहते हैं वो बतलाइए ना हमें, यही ना सोच रहे हो। बिल्कुल, हम बतलाना क्या चाह रहे हैं वही बतलाएंगे। पहले ये चीजें समझ में आई कि सर आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कीजिए या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कीजिए, सेम नंबर मिलेगा। -7 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी 49, और 7 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो भी 49। उसके बाद आप 6 का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो 36, और -6 का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो भी 36। यानी आप नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर कीजिए या सेम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कीजिए तो हमें सेम वैल्यू मिलेगा दोनों केस में। यही सीखने को मिल रहा है। बताइए, नेगेटिव नंबर और सेम पॉजिटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, सेम पॉजिटिव नंबर का क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर करते हैं, तो दोनों में हमें सेम संख्या मिल रहा है। फिर से नेगेटिव नंबर का और सेम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें सेम नंबर मिल रहा है। फिर से नेगेटिव नंबर का स्क्वायर और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कर रहा है तो सेम संख्या मिल रहा है हमें। फिर से मिल रहा है कि नहीं। सर जल्दी बताइए हम लोगों को कि आप बतलाना क्या चाह रहे हैं। बस आ रहे हैं बाबू, वेट करो। हम हमेशा कहते हैं कि मैथ्स जो होता है ना वो बेसिक होता है। एक बार इसको समझिए, फिर क्यों समझना, ये कभी भी यूज होगा तो हमेशा समझ लीजिएगा।
तो यहां पर बेसिकली फिर से हम बतलाना चाह रहे हैं कि हम यहां पर इतने सारे एग्जाम्पल देने का मीनिंग क्या। आप किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कीजिए और सेम वही नंबर का पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, तो आपको सेम नंबर मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? सेम नंबर। आप देख लीजिए, सब हमने लिखा है, ठीक, देख लिए। अब बताइए हम लोग कौन से संख्या के समुच्चय के बारे में बात कर रहे हैं? क्वेश्चन पे आ जाइए। पूर्णांक संख्या के समुच्चय के बारे में बातें कर रहे हैं। कौन से संख्या के बारे में? पूर्णांक संख्या के समुच्चय के बारे में बात कर रहे हैं। और पूर्णांक संख्या के बारे में अभी हमने आपको बताया, पूर्णांक संख्या के बारे में हमने आपको क्या बताया कि पूर्णांक संख्या में जो हमारा होता है वह पूरा पूरी अंक होता है, चाहे वो ऋणात्मक अंक हो चाहे वो धनात्मक अंक हो, चाहे वो ऋणात्मक अंक हो चाहे वो धनात्मक अंक हो, और साथ में जीरो। ये सारा क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसको ये समझ गए होंगे, इसको साफ कर। क्या समझे थे अभी जो हम इसको साफ कर रहे हैं कि आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कीजिए और सेम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कीजिए, दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो नंबर नेगेटिव में है पूर्णांक संख्या में, सेम नंबर हमारा पॉजिटिव में ही भी है पूर्णांक संख्या में। जो नंबर नेगेटिव संख्या में है सेम नंबर हमारा पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव है। और वर्ग के बारे में क्या समझे कि आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कीजिए और सेम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कीजिए, दोनों का वैल्यू हमें सेम मिलने वाला है। दोनों का वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है? सेम। अर्थात हम -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा और 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 मिलेगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा और 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। दैट मीन्स आप एक बात बताइए हमें, क्या कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या ये नेगेटिव नंबर आने की पॉसिबिलिटी है? तो जवाब आएगा। अभी हम देखे थे सर, आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कीजिए या सेम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कीजिए, सेम वैल्यू आएगा। इसका मीनिंग 0 का स्क्वायर जो होगा हमें क्या मिलेगा? 0। आप 1 का स्क्वायर कीजिए या -1 का स्क्वायर कीजिए तो आपको क्या मिलने वाला है? 1। सही है। आप 2 का स्क्वायर कीजिए या -2 का स्क्वायर कीजिए, आपको सेम वैल्यू मिलने वाला है 4। आ रहा है समझ में? सिमिलर आप 3 का स्क्वायर कीजिए या -3 का स्क्वायर कीजिए, आपको क्या मिलने वाला है? 9। सिमिलर आप 4 का स्क्वायर कीजिए या -4 का स्क्वायर कीजिए, आपको मिलने वाला है 16। सिमिलर इसके बाद क्या होगा? 5 होगा या -5 का स्क्वायर कीजिए, क्या मिलने वाला है? 25। इसी तरह से मिलता जाएगा कि नहीं मिलता जाएगा? बताइए। नेक्स्ट में ये डॉट डॉट का मतलब 4 के बाद आगे क्या आएगा? 5। 5 के बाद आगे क्या आएगा? 6। 6 के बाद आगे क्या आएगा? 7। ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम लेते जाएंगे आगे 6 लेंगे या -6 लेंगे, दोनों का स्क्वायर क्या आएगा? क्या बताइए, ये समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया ये आप बता दीजिएगा हमें कमेंट कर। फिर से एक बार बताते हैं, हमें पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय के बारे में बोला और पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का समुच्चय। वर्ग मतलब स्क्वायर का समुच्चय। ठीक है। तो हमने पूर्णांक संख्या में जाना कि पूर्णांक संख्या का मतलब होता है पूरा पूरी अंक। पूरा पूरी अंक, चाहे वो ऋणात्मक में पूरा पूरी अंक हो, चाहे वो धनात्मक में पूरा पूरी अंक हो, या फिर साथ में शामिल हो जाए 0। साथ में क्या शामिल हो जाए? 0। वो सारा हमारा क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या, जैसा कि आप देखें। लेकिन जब वर्ग का बात है तो आप ऋणात्मक संख्या का वर्ग कीजिए या सेम धनात्मक संख्या का वर्ग कीजिए, दोनों का मीनिंग हमारा सेम।
दोनों का मीनिंग हमारा क्या है? सेम। ठीक, चलिए, तो क्या रोस्टर रूप समझ में आ गया? रोस्टर रूप में हम लोग क्या किए? समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों को कोमा के द्वारा अलग किए और इसमें प्राकृत संख्या के बारे में भी समझे और पूर्णांक संख्या के बारे में भी समझे। प्राकृत संख्या को गिनती की संख्या कहते हैं और पूर्णांक संख्या, पूर्णांक मतलब पूरा पूरी अंक की संख्या को कहते हैं, चाहे वो ऋणात्मक में हो चाहे वो धनात्मक में हो और साथ में जीरो, लेकिन होना क्या चाहिए? पूरा पूरा। चलिए आगे बढ़ो। फिर से हमें वही लिखना है, किस रूप में? रोस्टर रूप में। ये आपका आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 1.2+1। ठीक, आइए हम लोग यहां पर समझते हैं क्या क्वेश्चन में हमें कहा गया है। किस रूप में लिखना है भाई साहब? रोस्टर रूप। और रोस्टर रूप क्या कहता है? समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों को जब कोमा के द्वारा अलग किया जाता है। इसके द्वारा? कोमा के द्वारा अलग किया जाता है, तो समुच्चय के इस रूप को हम लोग रोस्टर रूप कहते हैं। तो चलिए, अवयवों को हमें क्या करना है? कोमा के द्वारा अलग करना। तो क्या कहा गया है यहां समझिए। सबसे पहले एक्स सच दैट एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला में, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पहले का अक्षर है। क्या बोला गया? ये हमारा एक्स सच दैट जैसे लिख दिया, इसका मतलब ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा, क्योंकि हम समुच्चय निर्माण रूप में बताए थे कि समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों के उभयनिष्ठ गुण को लिखा जाता है और उसके सारे अवयवों को एक्स मान लिया जाता है, तो उसी के रूप में लिखा हुआ है। तो हमें लिखना किस रूप में है? रोस्टर रूप। क्या बोला गया है? अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी ई से पहले आता है उसे लिखना। तो बाबू बताओ, ई से पहले हमारे पास क्या क्या आता है? ए, बी, सी, डी आता है या नहीं आता? हो गया ये रोस्टर। अगला बोला गया है क्या? ध्यान से समझिए। बोलता है एक्स बिलोंग्स टू, हम आपको बिलोंग्स टू को अच्छी तरह समझाएं। बिलोंग्स टू का प्रयोग केवल अवयवों को बताने के लिए किया जाता है, अर्थात एक्स जो है वह अवयव है और वो किसका अवयव है? एन का। और अभी हम लोगों ने यह समझा एन का मतलब कौन सा संख्या होता है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है? एक से। एक के बाद क्या होता है? दो। दो के बाद क्या होता है? तीन। बीच में कोई संख्या पाया नहीं जाता है। तो हमें क्या बोला गया है? ध्यान से सुनिए। वैसे संख्याओं का समुच्चय रेडी करना है जिसका स्क्वायर, जिसका स्क्वायर किसके तरफ मुंह बंद है? एक्स के, एक्स स्क्वायर के तरफ, यानी जिसका स्क्वायर छोटा होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के तरफ बंद है ना, तो यानी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो किससे? 25 से। जिसके तरफ मुंह बंद होगा वो छोटा होता है और जिसके तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा होता है, और इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं असमीका चिन्ह। इससे रिलेटेड क्लास 11th में पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ जानिए इसको कौन सा चिन्ह कहते हैं? असमीका चिन्ह। असमीका, इसमें क्या होता है? जिसके तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा होता है और जिसके तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। तो एक्स स्क्वायर के तरफ मुंह बंद है मतलब एक्स स्क्वायर छोटा है, और 25 के तरफ मुंह खुला है यानी 25 बड़ा है। तो अच्छी तरह से समझिए, हमें x बिलोंग्स टू n, यानी x अवयव है इसका प्राकृत संख्या। तो बगल में समझने के लिए प्राकृत संख्या का समुच्चय को रेडी कीजिए। क्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसी तरह चलता जाएगा। ठीक, ये कौन है? x है ये सर। अब क्या बोला गया? इस x का स्क्वायर करना है। देख लीजिए,
और तब तक स्क्वायर करके लिखते जाना है जब तक 25 से छोटा मिलेगा, और जहां 25 या 25 से बड़ा मिला तो हम नहीं लिखे। ठीक, तो चलिए x का मान हम लोग प्राकृतिक संख्या में ले लिए 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, वाकई 25 से छोटा है तो ये चलेगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला बात करते हैं, ये क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, वाकई 25 से छोटा है, चलेगा। फिर उसके बाद कौन है 3, 3 का स्क्वायर होगा 9, वाकई ये भी चलेगा। क्यों? क्योंकि 9 भी 25 से क्या है छोटा है। अगला संख्या है तुम्हारा क्या 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, सर ये भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ये 25 से क्या है छोटा। अब आगे लेते हैं क्या 4 के बाद 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो हम बोलेंगे सर ये नहीं चलेगा। सर क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमें बोला गया है 25 यानी 25 से छोटा लेना है। प्राकृत संख्या का हम अवयव लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो हमें उन्हीं संख्याओं को लेना है जो 25 से छोटा है, जो क्या है 25 से छोटा। लेकिन जैसे 5 लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो 25 आ जाता है, यानी 25 के बराबर इक्वल आ जाता है, तो हम उसे नहीं लेंगे। सिमिलर अगर 6 लेते हैं तो 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, हम उसे भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। 7 में 49 हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो यानी क्या समझ में आया, हम जो संख्या लेंगे क्या करेंगे, हम जो संख्या लेंगे वो कहां तक लेंगे, यहां 16 तक ही लेंगे। समझ में आ गया होगा, आ गया होगा समझ में। क्या करना है कि बाबू साहब बोला गया कि हमें x लेना है जो अवयव है प्राकृतिक संख्या, लिख दिया प्राकृतिक संख्या। अब बोला गया है क्या, प्राकृतिक संख्या के अवयवों का स्क्वायर करना है और लिखना है, लेकिन कब तक, जब तक 25 से छोटा मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला x अवयव है प्राकृतिक संख्या, ये भाई साहब ठीक है, x अवयव है प्राकृतिक संख्या का हमने लिखा, ठीक। लेकिन बोला गया कि प्राकृतिक संख्या में x जो है ना वो अभाज्य संख्या है। x प्राकृतिक संख्या का अवयव है, लेकिन x एक कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सा होता है ये भी हमें अब जानना होगा। तो बोला जाता है अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2, 2 के बाद होता है 3, 3 के बाद होता है 5, 5 के बाद होता है 7, 7 के बाद 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता है क्योंकि वो 3 से कट जाता है। ठीक है, इससे कट जाता है 3 से। वैसी संख्या जो केवल अपने आप से कटे और 1 से कटे वही अभाज्य संख्या को। फिर 9 के बाद 7 के बाद 9 नहीं होगा, 9 हमारा विषम संख्या होता है, अभाज्य संख्या नहीं। फिर उसके बाद क्या होगा 11, फिर क्या होगा 13, 13 के बाद 15, 15 हमारा विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि वो 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। तो 15 के बाद क्या आएगा 17, 17 के बाद क्या आएगा 19, 19 के बाद 21 नहीं होगा, 19 के बाद क्या नहीं होगा 21 नहीं होगा, तब क्या होगा 23, 23 के बाद 25 नहीं होगा क्योंकि 25 5 से कट रहा है, 25 के बाद फिर 27 भी नहीं होगा क्योंकि 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है।
तब क्या होगा, 29 होगा। तो क्या आपको इसी तरह से अभाज्य संख्या लिख सकते हैं? याद रखिएगा, केवल उसी संख्या को अभाज्य संख्या में लिखना है जो अपने आप से कटे और एक से कटे। एक हमारा अभाज्य संख्या की गिनती में नहीं आता है, क्योंकि अपने आप से कटे या एक से कटे दोनों का मीनिंग उसका एक ही। तो अभाज्य संख्या को कभी भी लिखना हो तो इसके अंदर वैसे संख्या को लिखें जो केवल अपने आप से कटे और एक से कटे, यानी जिसका फैक्टर 2 हो। ठीक है, 2 तो एक खुद हो और एक। तो चलिए यहां पर क्या बोला, x जो है वो प्राकृत संख्या है, लेकिन वह प्राकृत संख्या का अवयव है। सॉरी, x जो है बिलोंग्स टू का मतलब अवयव ना, x जो है वो अवयव है। किसका अवयव है? तो प्राकृत संख्या का अवयव है, लेकिन x क्या एक अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या है। और इस अभाज्य संख्या में क्या बोला गया है कि यह x का अभाज्य संख्या, तो x के तरफ मुंह खुला है ना, तो ये 10 से बड़ा है। किससे बड़ा है? 10 से। देखिए x के तरफ मुंह खुला है, यानी 10 से बड़ा अभाज्य संख्या लेना है। लेकिन आगे देखिए 20 लिखा हुआ है, और किसके तरफ मुंह बंद है? x के तरफ, यानी x छोटा है किससे? 20 से। यानी क्या, जो हमें लिखना है अभाज्य संख्या, देखिए x एक अभाज्य संख्या है, हम वही बात बोल रहे हैं। x क्या है? अभाज्य संख्या है। देख लीजिए यहाँ पे x क्या है? अभाज्य संख्या है, और वो क्या है? 10 से बड़ा है। देख लीजिए, लेकिन 20 से क्या है? छोटा। तो 10 से बड़ा और 20 से छोटा अभाज्य संख्या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन कौन होता जल्दी बताइए? 11, 13, 17, 19। क्या क्या? 11, 13, 17 और 19, ये हमारा आवाज संख्या, जो क्या है? 10 से बड़ा और 20 से छोटा। क्या भाई साहब? 10 से बड़ा और 20 से छोटा। क्या ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया? जिसके तरफ मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होगा, और जिसके तरफ मुंह बंद रहेगा वो छोटा रहेगा। हमें लिखना है यहाँ पर x के बारे में, तो x खुला है मुंह और बंद है 10 के तरफ से, यानी 10 से बड़ा है और 20 से क्या है? छोटा। कोई कष्ट? चलिए आगे चलिए, आगे के क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। ये जो भी प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो आर.डी. शर्मा बुक का है, जो एक्सरसाइज 1.2 में अवेलेबल है। फिर से बता रहा कि जो भी हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं वो आर.डी. शर्मा में उपस्थित है, जो एक्सरसाइज 1.2 का सवाल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जरा ध्यान से फिर से बोल रहा है x बिलोंग्स टू मतलब अवयव है, ताकि वो दूसरा क्लास आप देख लीजिएगा, पूरा एकदम बिलोंग्स टू के बारे में समझा एक एक करके। x अवयव है किसका? प्राकृत संख्या का। देख लीजिए जनाब, प्राकृत संख्या लिखा हुआ है। बोलता है x जो है ना वह 2n के बराबर है। x जो है देख लीजिए यहाँ पे किसके बराबर है? 2n के बराबर है। x जो है वो किसके बराबर है? देखिए यहाँ पे 2n के बराबर है, और n किसका अवयव है? प्राकृत संख्या। ये जो 2 के साथ n लिखा हुआ है ना, 2 के साथ जो n लिखा हुआ है वो n प्राकृत संख्या का अवयव है। ठीक, और x का मान क्या है बताओ? 2 है। तो आइए फटाफट रखते हैं, देखिए कैसे। n क्या है? प्राकृत संख्या का अवयव। तो n का मान बताइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जाते रहेगा कि नहीं जाते रहेगा? ठीक, तो सबसे पहले n का मान लीजिए 1, तो 2 एकम 2 हो गया। फिर n का मान लीजिए 2, क्या आएगा? 4। फिर n का मान लीजिए 3, तो 2 तिगड़म 6। फिर n का वैल्यू लीजिए 4, कितना हो जाएगा? 8।
फिर लीजिए आप लोग 5, तो कितना हो जाएगा 10। क्या इसी तरह से लिख सकिएगा? 6 लीजिएगा 12 आएगा, 7 लीजिएगा 14 आएगा, 8 लीजिएगा 16 आएगा, 9 लीजिएगा 18 आएगा, 10 लीजिएगा 20 आएगा, 11 लीजिएगा 22 आएगा। तो इस तरह से आते रहे। किसी को कोई समस्या समझ में आया कि नहीं? यहां पर देखिए x भी प्राकृतिक संख्या का अवयव है और x बराबर 2n जो लिखा हुआ है वह n भी किसका अवयव है? प्राकृतिक संख्या का। तो देखिए सारा का सारा प्राकृतिक संख्या आ ही रहा है। डन। अगला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, इसको समझने का प्रयास कीजिए। संख्या के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर संख्या के बारे में नॉलेज नहीं है तो समस्या ही समस्या होगी। बोलता है क्या, जरा ध्यान सुनिए। यहां पर बोलता है x जो है ना, देखिए इस पर अवयव है r का, तो r का मतलब होता है कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या। बहुत डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बहुत ज्यादा इस संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको सारा चीज बतलाएंगे। इस वास्तविक संख्या के कारण ना एक स्पेशल टॉपिक का निर्माण होगा। आज तक आप लोग जो भी 10th में पढ़े वास्तविक संख्या को फिर हम पढ़ाएंगे, समझिएगा। अभी चूंकि यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन नहीं है तो इसीलिए हम सिर्फ वास्तविक संख्या को समझा रहे हैं। इसके बारे में पूरा एक्सपांड करेंगे, थोड़ा सा रुकिए, उसके बाद बिल्कुल हम एकदम एक्सपांड करें पूरी तरह से। आपको वास्तविक संख्या में उसके बाद कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी वास्तविक संख्या को सिर्फ इतना समझिए अभी कि हम अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में रोजाना जितने भी संख्या को पढ़ते हैं या लिखते हैं, चाहे वो दशमलव का हो, रूट का हो, बटा का हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है। वो सारा का सारा संख्या क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। फिर से सुनिए, हम अपने डेली लाइफ में, दिनचर्या में जितने भी नंबर का हम प्रयोग करते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, वो सारा का सारा नंबर वास्तविक संख्या कहलाता है। सारा का सारा नंबर क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। तो यही बोला गया x इस बार अवयव है किसका? वास्तविक संख्या। तो हमें लिखना है किसको? बोलता है क्या? जब x बड़ा हो x से। ध्यान से सुनिए, यहां पर लिखते हैं जब x बड़ा हो x से, उसी वास्तविक संख्या को लिखना है, उसके अलावे किसी और वास्तविक संख्या को नहीं लिखना। तो भाई साहब सबसे पहले हमें ये बताइए ना, ये दोनों संख्या एक ही है या दोनों संख्या अलग अलग है? या दोनों संख्या एक ही है या दोनों संख्या अलग अलग है? तो सर ये दोनों x है, मतलब एक समान संख्या है। तो जनाब आप हमें ये बताइए, जब दोनों एक ही समान संख्या है तो एक समान संख्या कभी भी अपने से छोटा या अपने से बड़ा हो सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं सर। सभी संख्याएं अपने आप के समान होती है, ना कि अपने आप से छोटा और ना तो अपने आप से बड़ा। फिर से, सभी संख्याएं अपने आप के बराबर होती है, ना कि अपने आप से छोटा और ना ही अपने आप से बड़ा। अर्थात ये वास्तविक संख्या का बात किया है। इन्होंने किसका बात किया जरा बताइए? वास्तविक संख्या का बात किया है। वास्तविक संख्या में अभी तक हम जितने भी संख्या के बारे में पढ़े हैं या जो डेली लिखते हैं वो सारा वास्तविक संख्या तो है, लेकिन कोई भी वास्तविक संख्या अपने आप से छोटा या अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो अपने आप के केवल बराबर। अर्थात ऐसा कोई भी अवयव नहीं लिखा जा सकता है इस समुच्चय में जो अपने आप के छोटा हो
या अपने आप के बड़ा हो, अर्थात ये खाली का खाली रहे। क्या रहेगा? अर्थात ये खाली का खाली रहे। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप से छोटा और अपने आप से बड़ा नहीं होता है। समझ में आ रहा है बाबू? हम लेंदी खींच रहे हैं, लेकिन जब सारे बातों को पॉइंट डाउन, सारी चीजों को जितना भी है, जितने भी बातों को बोल रहे हैं, सारे बातों को अगर पॉइंट आउट कीजिएगा तो आपका मैथ्स बहुत तगड़ा होगा। जब आगे का आप देखिएगा ये सारी चीजों का यूज होगा, और अगर आप याद रख रहे हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैथ्स जैसा इजी सब्जेक्ट आपको कुछ लगने वाला ही नहीं, लेकिन कंडीशन है आपको विदाउट बोर हुए आपको हर एक बात को सुनना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता क्या है मैथ्स में, थोड़ा सा बदलाना चाहिए। मैथ्स का मतलब एक ही चीज सभी स्टूडेंट समझते हैं कि मैथ्स का मतलब होता है क्या, कि जो भी प्रॉब्लम, जो भी सवाल हमें मिल रहा है उसको बनाना है। उसको क्या करना है? बनाना है। क्वेश्चन मिला, बनाना स्टार्ट। सबसे गंदी आदत, सबसे गंदा आदत है क्या, कि मैथ्स को जब भी हम सॉल्व करने जाते हैं, मैथ्स के प्रॉब्लम को, मैथ्स के सवाल को, मैथ्स के प्रश्न को हम जब भी सॉल्व करने जाते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, प्रॉब्लम देखें, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता है बाबू। इसी चीज को देखते हुए आप ही लोग के लिए भोजपुरी में गाना लिख रहा है, एक रात में चांद के पार ले जाएगा। बिल्कुल ये गाना सूट करता है। आप जो एक ही बार में प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो बाबू सॉल्व नहीं हो पाएगा। सबसे पहले कोई भी मैथ्स में अगर प्रश्न मिलता है तो उसको पहले पढ़ने के लिए सीखिए। जब मैथ के प्रश्न को अगर आप पढ़ लेते हैं तो 50% समस्या वही खत्म हो जाता है। क्या करना है, नहीं करना है, वो सारा चीज हमें पता चल जाता है। और उसके बाद आप मैथ्स को एक एक स्टेप चलिए और धीरे धीरे चलिए। देखिए, आपसे बेहतर मैथ्स किसी का नहीं। तो सबसे पहले मैथ्स का मतलब सवाल बनाना ही है केवल, ये छोड़िए। सवाल बनाना है ये बात सही है, लेकिन केवल सवाल बनाना है मैथ्स का मतलब, ये चीज गलत है। पहले मैथ्स को पढ़ने के लिए सीखिए, क्योंकि अभी भी हम बोलेंगे मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स को पढ़ने ही नहीं सकते। बिल्कुल हम सही बोल रहे हैं सर। पढ़ने का मतलब क्या हुआ? आप उसको रीडिंग मार के देखिए, पूरे मैथ्स के एक पेज को आप नहीं सके। रीडिंग मारना मतलब केवल पढ़ देना नहीं, समझना बात कर रहे हैं। तो मैथ्स के पहले प्रश्न को पढ़ने के लिए सीखिए, फिर उसको समझने के लिए प्रयास कीजिए, फिर उसमें जो जो चीजों को आता है आप उसको लिखना धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। सबसे तगड़ा हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए। एक बार में चांद के पार नहीं जाना है, धीरे धीरे जाना है चांद। ठीक है। तो यहां पर हम बतला रहे थे कि कोई भी संख्या अपने आप से छोटा या अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता है। सभी संख्याएं अपने आप के केवल बराबर होती है, ना ही छोटा और ना ही बड़ा। ठीक, एकदम डिटेल से सारे पॉइंट को सुनिए। मैथ्स तगड़ा कर रहे हैं आपका, स्टार्टिंग से ले रहे हैं। चलिए अगले प्रॉब्लम को समझते हैं। क्या समझते हैं? ध्यान से सुनिए। बोलता है क्या, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के बारे में अभी हम लोग समझे थे। तो सबसे पहले आप यहाँ की क्या कीजिए, अभाज्य संख्या जैसे क्वेश्चन को पढ़ने सीखिए। क्या बोला? x एक अभाज्य संख्या। तो इसके बारे में नोट डाउन कीजिए, अभाज्य संख्या। हम अभाज्य संख्या के बारे में जो जानते हैं लिखिए। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। 2 ही फैक्टर ना, 9 का 3 फैक्टर हो जाएगा।
1 3 9, तो अभाज्य संख्या नहीं। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, इसी तरह ये सारा अभाज्य संख्या है। लेकिन उसी अभाज्य संख्या का समुच्चय तैयार करना है जो 60 का भाजक, भाजक मतलब जो 60 को काटे, 2 बार में काटे, 5 बार में काटे, 10 बार में काटे, 25 बार में काटे, लेकिन 60 को पूरी तरह से काटे, शेषफल ना बचे। ठीक है, तो क्या क्या आएगा, आइए अभाज्य संख्या में 60 के भाजक को ढूंढते हैं। तो पहला क्या आएगा 2, 30 बार में कटेगा। फिर क्या आएगा 3, 20 बार में कटेगा, बिल्कुल। फिर 5, 12 बार में कटेगा। फिर उसके बाद क्या 7 आएगा नहीं, 11 आएगा नहीं, 13 आएगा नहीं, 17 आएगा नहीं, 19 आएगा नहीं, 23 आएगा नहीं, या कोई भी संख्या नहीं आने वाला है। यानी 60 का भाजक कौन कौन है, केवल 2, 20, सॉरी 20 नहीं, हम वहां 20 लिख दिए, सॉरी 2, 3 और 5। कितना बार में कटेगा हम वो लिख दिए थे, सॉरी। क्या क्या आएगा, 2 होगा, फिर 3 होगा और फिर 5। यानी कि 60 का भाजक अभाज्य संख्या में कौन कौन है, तो 2 है, 3 है और 5 है। चलिए अगले क्वेश्चन का बात करते हैं। बोलता है कि अगले में x सच दैट x एक 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या मतलब क्या, 2 अंकों की संख्या लिखते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15 से लेकर के कहां तक 99। ये 2 अंकों की संख्या है। बोलता है जिसमें इसके अंकों का योग कितना हो, 8। देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, हमें उन्हीं संख्याओं को लिखना है केवल जो 2 अंकों का होगा। और 2 अंकों का संख्या होगा तो लिख दे नहीं, इस दोनों अंक को जोड़ने के बाद हमें कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। दोनों अंकों को जोड़ने के बाद हमें कितना आना चाहिए, 8। जैसे सर नहीं समझे, जैसे ये 10 है ना बाबू, ये 2 अंक का संख्या है, तो 1 और 0 को जोड़े तो कितना आया, ये 1 आया कि नहीं। उसी तरह से ये 2 अंक का संख्या है ना, तो 1 और 1 को जोड़े तो कितना आया, 2 आया। उसी तरह से ये 2 अंकों की संख्या है ना बाबू, 1 और 2 को जोड़े तो कितना आया, 3 आया। ठीक, तो उसी तरह से 2 अंकों की संख्या को लिखना है, लेकिन दोनों को जोड़ने के बाद ना 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्या क्या होगा बताइए, अगर 15 लेंगे तो 6 आएगा, 16 लेंगे तो 7 आएगा, तो क्या होगा सबसे पहले 18। 10 में आएगा 18, सॉरी 8 होना चाहिए ना, योग 17। आप 1 को, ये 17 लिखे ना, 1 को और 7 को जोड़िए, देखिए आपका क्या आ रहा है, 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद आप लिखिए 26, 2 और 6 को जोड़िएगा तो 8 आएगा। उसके बाद जोड़िए आप 35, 3 और 5 को जोड़िएगा तो 8 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद आप लिखिए कितना, 44, 4 और 4 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो लिखिए 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। इसके अलावे आप किसी भी संख्या को जोड़िए, 2 अंकों की संख्या को, या तो 8 से अधिक होगा या तो 8 से कम होगा, लेकिन दोनों को जोड़ने के बाद 8